हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विला पर। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता होगा, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा में जीके जीएस से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं दोस्तों आपको जीके जीएस के सभी प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करूँगा। और आज मैं आपके सामने मॉडल सेट प्रैक्टिस 1 के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस को करने जा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं समान अध्ययन के पहले क्वेश्चंस को। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य रूप मैं आपको बता दूँ, सतरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों छऊ जो है, छऊ मनाया जाता है ये झारखंड में। दोस्तों छऊ जो है ये मनाया जाता है झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में दोस्तों। उसी प्रकार गोटी पुआ जो है दोस्तों ये मनाया जाता है उड़ीसा में। और दोस्तों शास्त्रीय नृत्य रौफ जो है ये जम्मू कश्मीर का शास्त्रीय नृत्य है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल, 2 नंबर सवाल इसमें लिख रहा है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तो दोस्तों तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है पोंगल। दोस्तों यहाँ पे गुड़ी पड़वा पहला ऑप्शन में लिख रहा है, पहला ऑप्शन में गुड़ी पड़वा जो है दोस्तों मैं आपको बता दूँ, गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र और गोवा का दोस्तों लोकप्रिय त्यौहार है। उसी प्रकार दोस्तों ओणम जो है दोस्तों ये मनाया जाता है केरल का लोकप्रिय त्यौहार है। और बिहू जो है दोस्तों आपको पता होगा, बिहू जो है दोस्तों ये असम का लोकप्रिय त्यौहार है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर में लिखा जा रहा है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों अल हिलाल एक उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र था जो दोस्तों शुरू किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया। तो दोस्तों पूरा मॉडल एक मॉडल आया था जो ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए यह मॉडल तैयार किया गया था। और यह मॉडल जो है दोस्तों, इस मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 5 नंबर में लिख रहा है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। दोस्तों गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है, पूंजी बाजार विनियामक होता है। तो दोस्तों पूंजी बाजार विनियामक होता है सेबी। तो दोस्तों सेबी जो है इसका शॉर्टकट होता है SEBI। और दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं बताता चलूँ, सेबी का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1988 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहा है, गुरु शिखर क्या है। तो दोस्तों गुरु शिखर जो है ये अरावली का उच्चतम पर्वत शिखर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों अगला सवाल 8 नंबर में लिखा हुआ है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो दोस्तों प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति या शक्ति जो है वो निहित होती है किसके अंडर में, तो जनता के अंडर में दोस्तों होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 9 नंबर में लिख रहा है यहाँ पे कि हिंदू पेट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। दोस्तों हिंदू पेट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10 नंबर सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो दोस्तों दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो था ऑप्शन नंबर 4 इब्राहिम लोदी था। दोस्तों इब्राहिम लोदी जो था ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। और दोस्तों मैं बताता चलूँ, लोदी वंश का जो दोस्तों संस्थापक था वो था दोस्तों बहलोल लोदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतिम सुल्तान दिल्ली का था इब्राहिम लोदी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 11 नंबर में लिख रहा है यहाँ पे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 12 नंबर में लिख रहा है, कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है। तो दोस्तों कावेरी विवाद जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो है विवाद अभी चल रहा है दोस्तों। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल 13 नंबर में लिख रहा है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार जुलाई 2025 तक भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं। तो दोस्तों जुलाई 2025 के अनुसार भारत में अभी वर्तमान में 58 बाघ अभ्यारण्य हैं। और वर्तमान में भी दोस्तों 2026 के अनुसार भी वर्तमान में भारत में बाघ अभ्यारण्य की संख्या दोस्तों 58। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 58। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 14 नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है।
तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव नीति चल रही है उसका नाम है दोस्तों रंगभेद की नीति। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 15 नंबर में दोस्तों लिख रहा है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन एक दूसरे के समानार्थी है। तो दोस्तों बिलियर्ड्स, कैरम ये समानार्थी नहीं है। दूसरा नंबर में लिख रहा है गोल्फ और पोलो, दोस्तों ये भी समानार्थी आपस में नहीं है। उसके बाद दोस्तों फुटबॉल और सॉकर, दोस्तों फुटबॉल को ही सॉकर जो है दूसरे शब्दों में कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 16 नंबर में लिख रहा है हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का इधर ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इसमें बता दूं कि ऑप्शन इसमें लिख रहा है दोस्तों नदी डेल्टा, दूसरा है सूखा क्षेत्र में, तीसरा है ग्लेशियर क्षेत्र में और चौथा है मानसूनी क्षेत्र में। तो दोस्तों हिमोड जो है वो निर्मित होता है ग्लेशियर क्षेत्र में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों 17 नंबर में बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा है जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। दोस्तों औरंगाबाद कहाँ है, तो दोस्तों औरंगाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद में जो है ये दोस्तों किसके याद में बनाया गया था। तो दोस्तों औरंगजेब जो है, औरंगजेब की पत्नी राबिया दुर्रानी, दोस्तों औरंगजेब की पत्नी जो थी राबिया दुर्रानी, उसी की याद में इसके बेटे, औरंगजेब के बेटे जो थे दोस्तों इसका नाम था आज़म शाह। दोस्तों इसका नाम था आज़म शाह। आज़म शाह जो था दोस्तों इसका पुत्र था राबिया दुर्रानी का, और यही जो है दोस्तों बीबी का मकबरा जो है बनवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा औरंगाबाद। दोस्तों बीबी का मकबरा को जो है ताजमहल की दोस्तों फुहर नकल भी कहा जाता है और दक्कन का ताज भी कहा जाता है दोस्तों, या मिनी ताजमहल भी इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 18 नंबर में लिख रहा है भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। तो दोस्तों भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना मैं बताता चलूँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों 19 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऊन और भेड़ का मांस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 20 नंबर में लिखा हुआ है 49वें समानांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है। दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा जो है किन दो देशों को अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 USA और कनाडा को दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा जो है अलग करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 21 नंबर, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। दोस्तों उपभोक्ता अधिशेष जो है सबसे ज़्यादा होता है आवश्यकताओं के मामले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 22 नंबर में लिख रहा है बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन 4 नंबर में दोस्तों आप लिख लेंगे बास्केटबॉल में ऐसे 5 खिलाड़ी होते हैं, जो दोस्तों ऑप्शन 4 में मिस प्रिंट है, प्रिंट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में होते हैं। और दोस्तों मैं बताता चलूँ 6 खिलाड़ी जो है दोस्तों ये वॉलीबॉल खेल में होते हैं प्रत्येक पक्ष में। उसी प्रकार 7 खिलाड़ी जो होते हैं दोस्तों ये वाटर पोलो और कबड्डी में, इन दोनों में जो है दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 23 नंबर में लिख रहा है किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब की पहुंच प्रतिबंधित कर दी थी। दोस्तों मैं बताता चलूँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब को प्रतिबंध कर दिया है किसने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 24 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों डेमोक्रेसी को जो है लिया गया है, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ ग्रीक से, मतलब कि यूनान जो था दोस्तों, यूनान से या ग्रीक से आप कह सकते हैं इस डेमोक्रेसी भाषा को लिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा है। दोस्तों बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध कला का प्रभाव रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 26 नंबर में लिख रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 27 नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य डैश था। चंद्रगुप्त मौर्य जो दोस्तों लिख रहा है ऑप्शन में अशोक का परदादा दोस्तों नहीं था।
ये अशोक का दादा था दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के पिता जो थे वो थे बिंदुसार, और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो थे वो बिंदुसार थे, और बिंदुसार के जो पुत्र थे दोस्तों वो अशोक थे। इसलिए दोस्तों अशोक के कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, तो अशोक के दादा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों इसमें लिख रहा है, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों विश्व में मछली उत्पादन में भारत जो है दूसरे नंबर पे है, और प्रथम स्थान पे जो है दोस्तों इसका हो जाएगा चाइना। प्रथम स्थान पे मछली उत्पादन में चाइना देश है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 29 नंबर में लिख रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था साहूकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एक बड़ी अधिक यूनिट बनाया जाता है, इसको कहा जाता है जीवोम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 31 नंबर में लिख रहा है कि वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है। दोस्तों वास्तविक वेतन से अभिप्राय क्या है, इसका एक सूत्र होता है जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नकद मजदूरी बटे कीमत स्तर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इसमें 32 नंबर में लिख रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, और सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी सन 1974 में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिख रहा है 33 नंबर में, मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिला है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 34 नंबर में लिख रहा है, 1 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 35 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध जो है वैशाली से भी संबंधित थे, और बोधगया वैशाली दोनों से थे, और राजगीर से भी संबंधित थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों इसमें लिख रहा है 36 नंबर में, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था। दोस्तों गांधी जी जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में प्रारंभ किए थे, और ये कहाँ किए थे दोस्तों, ये चंपारण में किए थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 37 नंबर में लिख रहा है, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। दोस्तों भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 38 नंबर में लिख रहा है, आपको यहाँ पे दोस्तों सूची को जो है मैच करना है। पहली सूची में दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है नवपाषाणकालीन, और दूसरी सूची में लिख रहा है दोस्तों इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान। ठीक है, नवपाषाणकालीन स्थल लिखे हुए हैं इधर, और इधर आपको लिखे हुए हैं दोस्तों नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान आपको यहाँ पे मिलाने हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं बता दूँ, उतनूर जो दोस्तों लिखा हुआ है, उतनूर का हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। उतनूर का दोस्तों हो जाएगा तेलंगाना। उसी प्रकार दोस्तों चिरांद जो है दोस्तों ये बिहार में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ गुफकराल जो यहाँ पे दोस्तों लिख रहा है, ये दोस्तों पड़ता है कश्मीर के स्थानों के क्षेत्र में। और पय्यमपल्ली जो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आता है तमिलनाडु के क्षेत्रों में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखा हुआ है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों बिहार का क्षेत्रफल, बिहार एसएससी का ये क्वेश्चन है, तो बिहार के बारे में क्वेश्चन कुछ पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताता चलो, बिहार का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों किलोमीटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 40 नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है, हमारे राष्ट्रीय गीत के संक्षिप्त रूप को त्यौहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय। तो दोस्तों हमारे राष्ट्रीय गीत जो है, आपको पता होगा हमारा राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों, उसको ऐसे अगर गाना है तो दोस्तों उसमें 65 सेकंड का समय लगता है। लेकिन अगर दोस्तों त्यौहार के समय अगर इसको गाना है तो दोस्तों इसमें समय लगता है मात्र 20 सेकंड के। दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है
ये तैयार किए थे। राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इसको सबसे पहले जो है तैयार किसने किया था दोस्तों? इसको तैयार किया था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसी प्रकार दोस्तों राष्ट्रीय गान जो है आपको पता होगा जन गण मन है। राष्ट्रीय गान जो है दोस्तों जन गण मन है। और दोस्तों इसको तैयार किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और दोस्तों इसको राष्ट्रीय गान को भी दोस्तों शुभ अवसर पर या त्यौहार के अवसर पर गाने के लिए इसमें भी दोस्तों 20 सेकंड का समय ही लगता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 20 सेकंड। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इसमें लिख रहा है 41 नंबर में, भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किए जाने वाले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित पृथ्वी अवलोकन करने के लिए उपग्रह भेजा गया था जिसका नाम था दोस्तों निसार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इसमें लिखा हुआ है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और इन्हीं के अवसर पे जो है इन्हीं के जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 43 नंबर में लिख रहा है, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? दोस्तों राजगिरी में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुए थे, ये प्रथम बौद्ध संगीति जो है दोस्तों ये हुआ था कब? मैं आपको बताता चलूँ। ये जो है दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों ये हुआ था दोस्तों किसके शासनकाल में? ये दोस्तों हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। और किसके अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? ये जो हुआ था दोस्तों महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन जो है या मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में बौद्ध धर्म दो भागों यानी स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। तो दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। दोस्तों दूसरा में लिखा हुआ है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर 2, मतलब बुद्ध की जो शिक्षा थी उसका संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 44 नंबर में लिखा हुआ है, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो दोस्तों हर्षवर्धन के काल में जो है भारत की यात्रा करने के लिए चीनी यात्री आए थे ह्वेनसांग। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिख रहा है 45 नंबर में, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास है? दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 46 नंबर में लिख रहा है, एथेंस में 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो दोस्तों आपको बताना अंडर 17 जो एथेंस में 2025 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला पहलवानों में भारत ने कितने कुल पदक जीते थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 स्वर्ण पदक जो है जीते थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 47 नंबर में लिखा हुआ है, इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया है। मतलब नगर पालिका जो है उसके संगठन के लिए किसको जो है तैयार किया गया है आपको बताने हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नगर और छोटे शहरों के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों 48 नंबर में लिखा जा रहा है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि दोस्तों भारत का राजधानी जो है सबसे पहले दोस्तों ये था कोलकाता में। कोलकाता के बाद दोस्तों ये उसको स्थानांतरित कर दिया गया था दिल्ली में। तो दोस्तों ये जो है ऐसा किया गया था उस समय दोस्तों आया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो है दोस्तों जॉर्ज पंचम के स्वागत में लॉर्ड हार्डिंग जो है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है जॉर्ज पंचम के स्वागत में भारत की राजधानी जो है दोस्तों कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। और ये दोस्तों ऐसा कब किया था? तो ये था दोस्तों इसका डेट 12 दिसंबर 1911। दोस्तों 1911 भी कभी कभी देता है और कभी कभी 1912 भी देता है दोस्तों। तो यही दिल्ली दरबार ही इसको कहा जाता है। दिल्ली दरबार जो लगा था दोस्तों वो जॉर्ज पंचम के स्वागत में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने लगाया था और वर्ष 1911 में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में दोस्तों 49 नंबर में लिखा जा रहा है, स्वराज्य आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों स्वराज आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया था सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने जो है दोस्तों इसको प्रारंभ किया था और दोस्तों इसका सहभागी बनी हुई थी श्रीमती एनी बेसेंट। और ये शुरू हुआ था दोस्तों कब? स्वराज आंदोलन वर्ष 1923 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों 50 नंबर में लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस पहल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया था?
मतलब दोस्तों प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कौन सा ऐसा पहल था जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है दोस्तों बनाया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षा पे चर्चा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखा हुआ है, अब यहाँ पे दोस्तों शुरू हो गया है सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों यहाँ पे 51 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर की होती है। तो दोस्तों एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण से किया जाता है। तो दोस्तों कार रेडिएटर में जो पानी का प्रयोग किया जाता है उसके उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 53 नंबर में लिखा हुआ है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, तो उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसके गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होता है ये होता है 1। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 54 नंबर में लिखा हुआ है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो दोस्तों रेडियो तरंग जो है वायुमंडल के किस स्तर में जो है इसका संचरण होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल, आयनोस्फीयर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 55 नंबर में, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण। ऑप्शन दोस्तों इसमें लिख रहा है, पहला में बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। ये दोस्तों ऐसा नहीं होता है। दूसरा में है बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को घटाता है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार आगे दोस्तों तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को भी बढ़ाता है दोस्तों। तो उसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बैंड की चौड़ाई को भी बढ़ाता है और शोर को भी दोस्तों बढ़ाता है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इसमें 56 नंबर में लिखा हुआ है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दोस्तों लिखा हुआ है, पहला में उससे इंट्रोलोकेशन हो सकता है, दूसरा में है उससे जल अपघटन हो सकता है, तीसरा है उससे विद्युत अपघटन हो सकता है और चौथा है दोस्तों उसमें तारों में खराबी आ जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। अगला सवाल दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 57 नंबर में, परिदर्शी या पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों परिदर्शी जो है ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, पेरियोस्कोप। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 58 नंबर में लिखा हुआ है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है। तो दोस्तों प्रकाश जो है एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है, ये किसके कारण होता है दोस्तों, ऐसा होता है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वाहनों के पार्श्व दर्पणों या साइड मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों साइड मिरर के रूप में या वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का, मतलब कि उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण का दोस्तों, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 60 नंबर में लिखा हुआ है दोस्तों, हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को कहा जाता है धमनी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धमनी आर्टरीज। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 61 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या डैश बढ़ती है। दोस्तों परमाणु त्रिज्या जो है कैसे बढ़ती है, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ये नहीं होगा दोस्तों। दूसरा में लिखा हुआ है आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर। दोस्तों आप दाएं से बाएं अगर जाएंगे तो इसका परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 62 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही हैं, आपको ये बताने हैं। दोस्तों पहला कथन में लिख रहा है, बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। दोस्तों बैकेलाइट जो है ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा में लिखा है दोस्तों, बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। दोस्तों बैकेलाइट जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तो है सही, अब तीसरा देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा में लिखा हुआ, बैकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है। तो दोस्तों बैकेलाइट को ऊष्मा के द्वारा नर्म नहीं किया जा सकता है, तो ये कथन भी गलत हो गया। तो दोस्तों केवल कथन 2 सही हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, केवल 2। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या इसमें आपको बताना है कि सही है। तो दोस्तों मैं बता दूं, पहला ऑप्शन में लिख रहा है कि अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं।
दोस्तों धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय नहीं होते हैं, जबकि क्षारीय दोस्तों होते हैं धातुओं के ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड दोस्तों क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों लिखा हुआ है 64 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों आलू डैश का एक उदाहरण है। आलू जो है दोस्तों ये कंद का उदाहरण है। और दोस्तों आलू का कौन सा भाग खाया जाता है ये भी पूछ सकता है। आलू का दोस्तों तना जो है खाया जाता है, स्टीम जो है खाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 66 नंबर में लिख रहा है पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। तो दोस्तों पौधे का जो है रंध्र कहें या दोस्तों स्टिग्मा इसको बोलते हैं, इसका भाग जो है खाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों लिख रहा है 67 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कौन से वृक्ष जो है वर्ष में एक बार ही पत्ती अपना गिराता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर्णपाती वृक्ष। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 68 नंबर में लिखा हुआ है रुधिर है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं रुधिर को जो है दोस्तों ये रुधिर को आप रक्त भी बोल सकते हैं। रुधिर को रक्त भी कहा जाता है और खून भी कहा जाता है, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं ब्लड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुधिर जो है वो संयोजी उत्तक है, या इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 69 नंबर में लिखा हुआ है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। दोस्तों हार्मोन के रूप में जो प्रोटीन कार्य करते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ऑक्सीटोसिन को जो है इसको जो है दोस्तों लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसको ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों लिखा हुआ है 70 नंबर में, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है एड्रीनलिन को। दोस्तों एड्रीनलिन का भी दूसरा नाम है, इसको कहा जाता है दोस्तों एड्रीनलिन को दोस्तों कहा जाता है लरो या उरो हार्मोन। लरो या उरो हार्मोन भी दोस्तों इसको कहा जाता है। तो इसको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 71 नंबर में लिखा हुआ है लीवर किससे भरपूर होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन से। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 72 नंबर में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है। तो दोस्तों पृथ्वी जो है कितने पर अक्ष पे अपने झुके हुआ है, कितने डिग्री पर टिल्टेड है ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 73 नंबर में लिखा हुआ है भूपृष्ठ पर जल वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव मंडल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों इसमें लिखा हुआ है लाल सरांध या रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है। तो दोस्तों लाल सरांध या रेड रॉट जो होता है दोस्तों रेड रॉट ये होता है दोस्तों गन्ना के फसल में या गन्ना के पौधे में। दोस्तों उसी प्रकार धान जो है इस धान में जो है दोस्तों ब्लास्ट रोग होता है, धान में दोस्तों ब्लास्ट रोग होता है। और गेहूं में जो है दोस्तों लीफ रस्ट रोग होता है, ठीक है। और उसी प्रकार दोस्तों सरसों में जो है दोस्तों ये होता है दोस्तों तना जो है इसका गल जाता है। तो दोस्तों तना गलन जो है इसका रोग होता है तना गलन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 75 नंबर में मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रे XMP 14।